हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईडी ट्रेनिंग सेंटर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, है ना। तो दिस विल बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। आप लोग इसको अगर डॉट बाय डॉट कनेक्ट करते जाओगे तो ये चैप्टर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट लेक्चर 1। अब देखिए जैसा कि जेई के सिलेबस की हम लोग बात करें तो जेई के सिलेबस में जो पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स था एंड व्हाट वी कैन से व्हाट the different models, old models like J.J. Thomson और Rutherford, that has been removed, right? वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है अभी के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ना ये डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो फिर आगे जो मेंस लेवल का तो ठीक है आपको समझ में आया, लेकिन एडवांस के लिए जो उनका थोड़ा सा हम लोग को पर्सपेक्टिव चाहिए फ्रॉम द ओल्ड मॉडल्स, तो वो आप वहां पे फिर थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करोगे, राइट। तो उसको पढ़ने के लिए बेटा थोड़ा सा मैं आपको नॉट ऐसा पूरा नहीं पढ़ाएंगे बट थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी मैं रदरफोर्ड मॉडल का भी, जेजे थॉमसन का भी, देन व्हाट वी कैन से कैथोड एक्सपेरिमेंट का भी, है ना, एनोड एक्सपेरिमेंट का भी समवॉट लिटिल बिट हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा डॉट कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको आउटलाइन नहीं पता है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं पता है तो थोड़ा चैप्टर में आप लोग डिस्कनेक्टेड फील करेंगे जब हम लोग एडवांस की बात करें, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर का आउटलाइन देखिए बेटा। आउटलाइन कैसा है इस चैप्टर का बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? इंट्रो टू एटम। क्या पढ़ते हैं बेटा? इंट्रो टू एटम। इंट्रो टू एटम। अब बोलोगे मैम इंट्रो टू एटम में हम लोग को क्या पढ़ना है? इंट्रो टू एटम में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस में है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इसका एक एक पोस्टुलेट ध्यान में रखना है जो कि हम लोग ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को? फिर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद क्या हुआ? पहले एटम का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद में डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, देन उसके बाद में क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग को मिला उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एटम में, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वी हैव व्हाट डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने ट्राई किया एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का, है ना। जिसमें से पहला नाम कौन है? जेजे थॉमसन, जो कि हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जेजे थॉमसन मॉडल, है ना। फिर उसके बाद में क्या था? रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है। देन उसके बाद में कौन है बेटा? बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। देन लास्ट में आता है क्वांटम मॉडल, या वेव मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। So these were what we can say this is the outline of this particular chapter, है ना। धीरे धीरे हम लोगों ने सबसे पहले एटम का इंट्रोडक्शन, देन एटम के बाद डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि एटम्स के अंदर है, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो एक्सप्लेन करा इन डिफरेंट साइंटिस्ट है, और कैसा एटम का स्ट्रक्चर है ना, कैसा इलेक्ट्रॉन का नेचर है, कैसा प्रोटॉन का नेचर है, कैसे उन कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ वो प्रेजेंट, उनकी लोकेशन क्या है, ये सब हम लोगों ने हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीज आर व्हाट ओल्ड थ्योरीज, दीज आर व्हाट ओल्ड थ्योरीज which explain the structure of atom, and this is the current or new theory और मॉडर्न थ्योरी जो कि एटम के स्ट्रक्चर को समझाता है। These are the old theories which are incomplete in nature, है ना, and this is what complete। अगर इसके आगे भी कुछ और आता है, अभी रिसेंट में आप लोग साइंटिस्ट बने और आप लोगों ने कुछ नया व्हाट वी कैन से
रिसर्च किया, आपको कुछ नया मिला, तो आपकी थ्योरी भी इनमें से कहीं हो सकती है ना, एक और ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखिए इधर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एटम, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, है ना, सॉरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन, है ना, व्हाट इज एटम, क्या देखेंगे बेटा, व्हाट इज एटम। सो एटम इज नथिंग बट वी कैन से इट्स अ ग्रीक वर्ड, है ना, एटम इज व्हाट, एक ग्रीक फिलोसोफर थे उस टाइम पे, जिन्होंने क्या बोला, who were interested towards the matters all these things, तो उन्होंने ये बोला कि जितने भी मैटर है ना, जितने भी मैटर है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे घर बनता है तो स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर ही बना होता है यार, वो ईट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, ब्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ब्रिक से मिलकर बना हुआ घर। तो सिमिलरली कोई भी मैटर जो होता है वो स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है, और उनको उन्होंने क्या बोल दिया बेटा, एटम बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, एटम। और उन्होंने फिर डाल्टन आया और डाल्टन सेड कि ये जो एटम्स है दे आर व्हाट, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लिया, एंड देन उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या करा, अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। क्या पॉस्टुलेट्स है डाल्टन्स की, देखते हैं अपन, क्लियर है, क्या पॉस्टुलेट्स है डाल्टन के। तो देखिए सबसे पहले डाल्टन्स का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हाट, this theory is based on mass conservation and what we can say mass conservation and law of defined proportion। इस थ्योरी, इस पर्टिकुलर इन दो प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है, जो कि हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि ईच एलिमेंट, है ना, ईच एलिमेंट के जो एटम, कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स है विच इज व्हाट, मेड अप ऑफ व्हाट, एटम्स, मतलब कोई भी एलिमेंट है विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, atoms which are ultimate particle cannot be divided further। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, that atoms of same element, किसी एक, जैसे आयरन है, उसके आयरन एक एलिमेंट है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड मास। This is the second statement। Then what is the third statement, that atoms of each element is ultimate particle, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। फिर उन्होंने बोला कि दैट एटम्स को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, जस्ट लाइक मास। ठीक है, देन व्हाट ही सेड, दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, जैसे एक आपके पास पोटेशियम का है, एक आपके पास आर्गन का एटम है ना, तो इन दोनों के जो एटम्स होंगे, या कैल्शियम का एटम है, इन तीनों के जो एटम्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड मास। देन उन्होंने क्या बोला, दैट एटम जो है वो रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और दो एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल में जो एटम्स का जो रेशो होता है दैट इज व्हाट, सिंपल और होल नंबर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। सो दीज आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ व्हाट, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट जितने भी ये पोस्टुलेट्स अभी मैंने आपको बताया, कितने पोस्टुलेट है, 7 पोस्टुलेट है, किसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ये सारे के सारे पोस्टुलेट आज के टाइम पे इररिलेवेंट है, क्योंकि ये बाद में जाके क्या करते हैं, गलत प्रूफ होते हैं। जब डिस्कवरी होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तब जाके ये सारे के सारे जो भी स्टेटमेंट उन्होंने प्रपोज करे थे उस टाइम पे, है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रॉन्ग प्रूफ होते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट तो पहले रॉन्ग प्रूफ हो गया, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, उन्होंने क्या बोला, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और कौन है बेटा, न्यूट्रॉन है। तो दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। इवन अभी दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फर्दर डिवाइडेड लाइक क्वार्क्स, एंटी मेसोन्स, मेसो पार्टिकल, है ना, उसके बेसिस पे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले हैं अभी तो, है ना, पाई फर्मियंस, है ना, बोसोन्स, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाउ, है ना। फिर देखिए उन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट वो आपस में सिमिलर होंगे इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड मास, लेकिन ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग प्रूफ हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, आइसोटॉप्स, है ना। आइसोटॉप्स हमें पता है, जैसे हाइड्रोजन के आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट व्हाट वी कैन से एटम्स, जो कि आपस में जिनका व्हाट वी कैन से मास क्या होगा, आपस में डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव द डिफरेंट मास। देन उसके बाद में हमें मिले, तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट। फिर
एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज अल्टीमेट पार्टिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा क्या बोला उसमें कि एटम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, डाल्टन ने बोला एटम स्ट्रक्चरलेस, लेकिन बाद में जाके पता चला कि नहीं एटम स्ट्रक्चरलेस नहीं है, एक पर्टिकुलर सब एटॉमिक पार्टिकल की जगह है, रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस में कुछ कुछ पार्टिकल्स है, स्ट्रक्चरलेस थोड़ी होगा, स्ट्रक्चर तो है ही, आगे पढ़ेंगे अपन जे थॉमसन रदरफोर्ड वगैरह। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, तो अगेन इट्स इररिलेवेंट स्टेटमेंट, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन में हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, सही बात है कि है ना। चलिए फिर उसके बाद में होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, आगे चल के हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इट्स द इलेक्ट्रॉन व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, सही बात है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग से बनता है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, तो इट्स इलेक्ट्रॉन हु पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, isn't it, or in a chemical reaction, not the atoms. फिर उसके बाद में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप साइज, नो अगेन डिस्कवरी ऑफ व्हाट, आइसोबार्स, यहां डिस्कवरी किसकी हो गई थी, आइसोटॉप्स, है ना। आइसोबार में हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आर्गन हो गया, सही बात है। इन सबका वो क्या होता है, मास क्या होता है, सेम होता है, इसका 40, इसका 40, इसका 40 है, बट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये 90 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 20 पे आता, तो डिफरेंट है ही ना, ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो गया। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, बट बाद में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले जिनमें फिक्स रेशियो नहीं था, है ना, यस होल नंबर्स में नहीं थे, जैसे कि हमारे पास है Fe.98 और ऑक्सीजन, तो इसमें फिक्स रेशियो नहीं है, नहीं 0.98 है, ये 100 है, तो फ्रैक्शन में मिला ना हम लोगों को, सही बात है कि नहीं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इररिलेवेंट है आज के टाइम पे, सबके सब गलत प्रूफ हो गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट, अब सबएटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ने से पहले मैं आपको एटम का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन, है ना, कैसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम देखते हैं बेटा फटाफट से पहले, है ना। देखिए एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, है ना, एक्स इज एटम, जिसमें यहाँ पे क्या होता है बेटा इसका ए, यहाँ पे क्या लिखते हैं जेड, यहाँ पे जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ए क्या है बेटा यहाँ पे, एटॉमिक मास, ये हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट यही था अपना, क्या था, डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स, अब थोड़ा एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, देखिए जैसे ही डाल्टन ने बोला कि एटम है ऐसा कुछ तो जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ये वो, तो एवरीवन एक्सेप्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड नोबडी वाज इंटरेस्टेड कि एटम के अंदर क्या है, कोई इंटरेस्टेड नहीं था उस चीज में, क्योंकि जैसे आज के टाइम में अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द हॉटेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च, है ना, कौन सा एरिया जिसमें अभी रिसर्च ज्यादा चल रहा है, विच इज व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो पार्टिकल्स, दीज आर द हॉटेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च, राइट, है ना। उस टाइम पे भी इन द अराउंड 18th सेंचुरी, है ना, उस टाइम पे भी साइंटिस्ट वर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, किसके लिए इंटरेस्टेड थे वो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के लिए वो ज्यादा इंक्लाइंड थे कंपेयर टू कि एटम के अंदर है क्या, जो चीज दिख भी नहीं है उसके अंदर क्या है, नोबडी वाज इंटरेस्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एवरीबॉडी वाज इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अराउंड 18th सेंचुरी क्या अराउंड, ठीक है। फिर अब जब वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को स्टडी कर रहे थे तो
एक्सीडेंटली जैसे फेराडे स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को उस टाइम पे इन द व्हाट वी कैन से सॉल्यूशंस, है ना, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशंस होता है ना, ऑल दिस थिंग्स दे वर स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम और फेराडे स्टडी कर रहे थे। तो एक्सीडेंटली जब फेराडे मतलब फेराडे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते टाइम ही दे टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, पार्शली इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिया उन्होंने, पार्शली इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, जिसको हम लोग आज क्या बोल देते हैं, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो कि पार्शली इवैक्यूएटेड था, वैक्यूम के लिए लगा रखा था, और इसमें दो ऐसे इलेक्ट्रोड फिट करे, है ना, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को काफी क्या दिया, एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, है ना, ऐसा कुछ तो हाई वोल्टेज दिया उन्होंने। दिस इज व्हाट अ नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो अराउंड 20,000, है ना, और यहाँ पे लो प्रेशर था क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल काफी कम थे, लो प्रेशर था, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, कैथोड, और इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, एनोड। उन्होंने काफी हाई वोल्टेज अप्लाई करा, तो यहाँ से और जो ट्यूब है उसकी सरफेस पे और एनोड रे के पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड लगाया ताकि हम लोग को दिखे, ऑब्जर्व कर पाए। तो अब ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। पहली बात तो वो देवर ये जो डिस्कवरी थी वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं थी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे गैस में, जैसे सॉल्यूशन में करा था तो गैस में स्टार्ट किया उन्होंने बाय टेकिंग द व्हाट वी कैन से पार्शियली इवैक्यूएटेड व्हाट वी कैन से डिस्चार्ज ट्यूब। तो they found some subatomic particles like electron, है ना, proton, what they found, electron and proton, है ना, accidentally they found subatomic particles. Then everybody was interested towards what kind of distribution is there inside the atom of these subatomic particles. देन इसके बाद में हमारे पास क्या है, मॉडल्स है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से और एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या मिले, सबएटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन काफी बाद में जाके मिला हम लोगों को, है ना। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड एक्सपेरिमेंट से व्हाट दे फाउंड द सबएटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देन डाल्टन रॉन्ग प्रूफ हो गए कि नहीं एटम के अंदर एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, और इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ना, और उसमें सबएटॉमिक पार्टिकल कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग को उस टाइम पे मिले, है ना। अब अभी तो न्यूट्रॉन भी मिल गया है, तो दीज आर द सबएटॉमिक पार्टिकल व्हिच आर इनसाइड द एटम, ये हम लोगों को मिला, ठीक है, बाय यूजिंग द कैथोड एक्सपेरिमेंट और एनोड एक्सपेरिमेंट। इतना क्लियर है। अब देखिए फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग को जो पता होनी चाहिए, व्हिच इज व्हाट, कि ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है जिनकी डिस्कवरी हुई बेसिकली एनोड एक्सपेरिमेंट और एक्सीडेंटली जिन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, है ना, व्हिच इज व्हाट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये सब बाय यूजिंग द टेक्निक्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं, मोलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को यूज करके हम लोगों ने इन पार्टिकल्स का चार्ज और मास निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये सब चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो बस एक डॉट कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अब ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मॉडिफाइड करके उनको मिले, है ना, करेक्ट। अब जैसे कि नेगेटिव चार्ज होता है ये पता चला उन लोगों को बाय यूजिंग द कैथोड एक्सपेरिमेंट, इसमें मॉडिफाइड करके, जो कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 10⁻19 कूलम, या फिर आप ESU में अगर आपको चार्ज चाहिए विच इज व्हाट -4.8 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रॉन पे डिस्कवरी किसने करी, जे.जे. थॉमसन, वो बात की बात है। अब देखिए प्रोटॉन पे मास कितना होता है, 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस, क्योंकि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट,
सो विच इज व्हाट प्लस 1.6022 10 टू पावर माइनस 19 कूलम बोल लो, या फिर ईएसयू में बोलना है तो वही सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है, बस चार्ज में डिफरेंस, एक पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है ना। फिर आओ न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के समवट सिमिलर ही होता है, विच इज व्हाट 1.67 10 टू पावर 1.67 10 टू माइनस 27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा, 0 होता है ना। तो अब देखिए इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें बेसिकली हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या होता है उसका एटॉमिक मास, और ये क्या होता है Z इज व्हाट एटॉमिक नंबर, और A क्या है यहाँ पे एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, सही बात है कि नहीं। एटॉमिक नंबर इज व्हाट, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम में, दैट इज व्हाट एटॉमिक नंबर, है ना। ए क्या है यहाँ पे बेटा, ए इज व्हाट एटॉमिक मास, और हमें पता है कि एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से होता है, क्लियर है यहाँ पे। तो ए इज इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन का दैट पर्टिकुलर एटम का मास होता है, क्लियर है इतना। ये सब हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, पर ध्यान में रखना फॉर अ चार्ज स्पीशीज, बाकी चीजें सेम रहेगी, बट फॉर अ नोट करके लिख देती हूँ, नोट करके, फॉर अ चार्ज स्पीशीज, number of protons are not equals to number of electrons. न्यूट्रल स्पीशीज के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, बट फॉर अ चार्ज स्पीशीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, क्लियर है। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, बस रिवीजन के लिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि देयर इज अ स्पीशीज, जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस है, यहाँ 11 होता है, यहाँ 23 होता है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बेटा 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर कितना है इसका, ए कितना है बेटा 23, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बेटा, क्या बोलेंगे 23 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 12, है ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला मास नंबर, प्रोटॉन को पता ही है, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं फॉर न्यूट्रल स्पीशीज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हैं 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया क्योंकि प्लस चार्ज आया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तभी प्लस चार्ज आया उस पे, सही बात है कि नहीं। मतलब आपने ये Na कैसे बनाया है, Na से क्या बनाया है Na प्लस, मीन्स यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, सही बात है कि नहीं। तो प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी रिमूव करा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है, तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। सिमिलरली ऐसे अगर आपने कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनाई, लेट्स सपोज फ्लोरीन बनाया, तो यहाँ पे 9 है, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यहाँ पे आपने F माइनस कर दिया, और यहाँ पे अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 9 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पे 10 आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर है बेटा। चलिए यहाँ हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, कौन सा चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्सट्रैक्ट करना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से, तब जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज, कौन सा, नेगेटिव चार्ज प्लस करोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव स्पीशीज, और अगर आपके स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तब जाके आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दीज आर द व्हाट दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, मेयर रिप्रेजेंटेशन होगी ओनली, जो कि आपको
कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रख रही है। मास क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन, कौन एटॉमिक नंबर है, कौन एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं ना। तो दिस इज द थिंग्स। चलिए अब आओ, जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ, क्या बोला बेटा मैंने, जैसे ही हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी होता है, like electron, proton, neutron, now everyone is interested towards what is the what we can say distribution of these subatomic particles inside the atom, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले साइंटिस्ट कौन सा आते हैं, मतलब एटम के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मींस व्हाट, structure of atom is nothing but we can say distribution of subatomic particle, which is what, distribution of subatomic particles, मतलब सबएटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन साइंटिस्ट, सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था, जे थॉमसन। और इनके मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि एटम जो है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है विच इज व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब एटम का जो भी स्पेस है, जो भी जगह है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है which those are what, these electrons are what, embedded inside this positive charge, जो कि कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। प्लम पुडिंग मॉडल कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा, दिस इज, ये जो ऑरेंज कलर का है दिस इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, क्या है बेटा ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और ये जो आपको थोड़ा ब्लूइश शेप में दिख रहा है दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें एम्बेडेड, तो दिस इज व्हाट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ व्हाट, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ व्हाट बेटा, थॉमसन, ठीक है। लेकिन ये अब देखिए ये जो मॉडल था उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थे, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे, और एक हाइपोथेटिकल मॉडल था, बस बोल दिया, इंस्पिरेशन ली कहीं से, वाटरमेलन से और प्लम पुडिंग से, बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, दैट्स इट, खत्म बात। बट ये मॉडल बाद में जाके रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, या इनकम्प्लीट मॉडल बोलेंगे इसको, रॉन्ग नहीं बोलेंगे, दिस इज द इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, जो कि बाद में फिर रदरफोर्ड ने थोड़ा और क्लियर किया, फिर और जो साइंटिस्ट है उन्होंने थोड़ा और क्लियर किया, क्लियर है। और जो अभी के टाइम पे हमारे पास मॉडल प्रेजेंट है, विच इज व्हाट, बोर्स एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दीज आर द करंट मॉडल विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन अ मोर what we can say elaborated or correct manner, basically what we can say, right? So this is the plum pudding model, लेकिन ये मॉडल बाद में जाके गलत प्रूफ हुआ, as this model is lack of evidence और experimental evidence basically, और static मॉडल है, डायनेमिक नहीं है, मोशंस, इलेक्ट्रॉन के मोशंस के बारे में कुछ नहीं बता रहा है ना, तो ये चीजें ये मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब देखिए, अब इस मॉडल को फिर कौन आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे हमारे पास, who was the next scientist, which is what, रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफेक्ट मॉडल। अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बेसिकली ये बोला कि अगर हाँ, व्हाट ही सेड, रदरफोर्ड सेड दैट कि अगर थॉमसन ने ये बोला है कि पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल, हैवी अल्फा पार्टिकल अगर उस पॉजिटिव क्लाउड में से, जो पॉजिटिव चार्ज का जो क्लाउड उसमें से पास करूं, तो वो अल्फा पार्टिकल विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाने चाहिए। सारे के जितने भी अल्फा पार्टिकल मैंने बम्बार्डमेंट करे हैं उस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से अगर मैं अल्फा पार्टिकल पास करूं, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, सारे के सारे विदाउट फेसिंग एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाने चाहिए, है ना। तो उन्होंने एक सेटअप करा, किन्होंने, रदरफोर्ड ने एक सेटअप करा, और सेटअप कैसा था, सेटअप देखिए आप, कुछ ऐसा था, दिखाते हैं आपको, कुछ ऐसा सेटअप था रदरफोर्ड का, है ना। ये क्या है बेटा, गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने एक, है ना, तो दिस इज व्हाट, गोल्ड फॉइल, दिस इज व्हाट, गोल्ड फॉइल, जिसमें हमारे पास ऐसे एटम है, ठीक है, गोल्ड का एलिमेंट ले लिया यार। गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड ही ऐसी एक मेटल नोन थी जो कि क्या थी, डक्टाइल थी, जिसको मतलब पतली शीट जिसकी बनाई जा सकती है, थिन शीट जिसकी बनाई जा सकती है, इट इज गोल्ड। यू कैन टेक एनी अदर एलिमेंट, है ना, जिसके हिसाब से फिर चीजें वेरी भी करती है। अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ से अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहाँ से छोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है,
अल्फा पार्टिकल दिख रहे हैं ये पिंक कलर वाले, है ना, डार्क पिंक। तो ये क्या अल्फा पार्टिकल उन्होंने स्ट्राइक किए किस पे, गोल्ड फॉइल पे। अब व्हाट ही ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल विदाउट फेसिंग एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए। समझ में आ रही बात, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स है मोस्टली वो पास हो गए विदाउट फेसिंग एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे बहुत ही लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना, और बहुत ही कम फ्रैक्शन लाइक 20,000 में से एक दो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि 180 डिग्री से वापस आ रहे थे। सही बात है कि नहीं? तो ये सारे एक्सपेरिमेंट, मतलब देखिए इनके पास तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है, थॉमसन के पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और ये जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड करा, उन्होंने कंक्लूड करा कि भाई देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के मतलब जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कैसे, व्हाट ही कंक्लूड दैट जो एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, एटम का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है कि न्यूक्लियस जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। उन्होंने क्या बोला कि एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है विच इज व्हाट एम्प्टी, और एटम का जो मास है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, जिसपे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। और when other scientists asked about the electron, so he said कि I am taking inspiration from the solar system and I believe कि न्यूक्लियस तो बीच में है और एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट खाली है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है, जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन, ठीक है। he take the inspiration from the solar system। तो ऐसा करके उन्होंने अपना मॉडल दे दिया, किसने, रदरफोर्ड ने, है ना। यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने छोटी क्लासेस में, लेकिन ये मॉडल क्या हो जाता है फिर, इनकम्प्लीट मॉडल है, क्योंकि उस टाइम पे एक थ्योरी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी मैंने आपको बोला है कि उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोसिटी पे था कि उस टाइम पे एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस चीज का ही आंसर नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड। कैसे, देखिए थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सेलरेटेड स्पेलिंग चेक कर लेना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल loses its energy है ना, loses its energy during motion, मतलब अगर वो घूम रहा है तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, हेंस वेलोसिटी डिक्रीजेस। मतलब अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो मोशन कर रहा है, तो घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है, घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी। तो फिर रदरफोर्ड जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और एक्सेलरेटेड आल्सो, मोशन कर रहा है, तो मोशन करते करते इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी कम होगी तो ये जो ऑर्बिटल और जो भी एरिया है वो आपका कम होता जाएगा, और घूमता 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 कहीं चला जाएगा, स्पाइरल मोशन फॉलो करते करते कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। तो दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑन व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में क्या ख्याल है, तो वो कौन नहीं एक्सप्लेन, वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई बस मेरे को इतना ही पता है कि एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब आप बोल रहे हो कि चार्ज पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी लूज करना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो आई डोंट नो अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट वी कैन से एटम, है ना। क्लियर है इतना, उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि मेरे को इतना पता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी आती है विच इज व्हाट, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं विच इज व्हाट, बोर्स एटॉमिक मॉडल। कौन आता है बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है ना,
अब बोर्स एटॉमिक मॉडल बेसिकली क्या है, इट्स रदरफोर्ड प्लस क्वांटम मैकेनिज्म का सम इज व्हाट बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले, क्योंकि रदरफोर्ड तो आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, बट यू डोंट नो अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ने से पहले आपको लाइट पढ़नी पड़ेगी, लाइट का नेचर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको समझ में नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं? तो देखिए बोर्ड्स पे जंप करने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है बेटा, थ्योरी ऑफ लाइट, अदरवाइज समझ में नहीं आता वो चीज। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी, थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग पढ़े। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि डायरेक्टली जंप करने से फिर आपको चीजें आप डॉट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लिंकेज में मिले, किससे किस पे गए अपन। ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड्स पे जंप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो मैंने वो रिवाइज कराया था कि आप लोग डॉट कनेक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए कहाँ लाइट। ठीक है, अब लाइट का थ्योरी क्या है वो देखिए, थ्योरी ऑफ लाइट। See, an earlier theories of light was proposed by Newton. न्यूटन ने सबसे पहले जो सबसे पहली थ्योरी थी अबाउट लाइट, है ना, सबसे पुरानी थ्योरी थी अबाउट लाइट, which was proposed by what, न्यूटन, है ना। and what he said that light is made up of tiny particles, है ना, जिसको उसने क्या बोला, corpuscles of light। क्लियर है? an earlier theory of light was proposed by Newton's in which he said that light is made up of tiny particles called corpuscles of light। मतलब लाइट जो है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसने उनको क्या नाम दिया न्यूटन ने, कॉर्पसल्स ऑफ लाइट। एंड बाय यूजिंग दिस थ्योरी he explained two phenomenon of light in which light behave as a particle is what, reflection and refraction। क्या क्या एक्सप्लेन करा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या क्या एक्सप्लेन करा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। he explained reflection or refraction of light, है ना, by using the particle nature of light। but in the beginning of 18th century itself कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को ऐसे भी मिले जिसमें जो लाइट है आपका वो वेव नेचर भी शो कर रहा है। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पे ऐसे थे जिनमें लाइट का जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी मिले जिनमें लाइट का जो नेचर वो कैसा दिख रहा है बेटा, वेव नेचर का, है ना। but there are some experiments आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कौन से एक्सपेरिमेंट्स है जिनमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बट देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स इन विच लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है, वेव की तरह। अब वेव क्या होता है, वेव इज नथिंग बट वी कैन से, पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज वेव, है ना। वेव क्या होता है ना, वेव इज नथिंग बट वी कैन से पीरियोडिक डिस्टर्बेंस
वेव इज व्हाट, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। अगर आप लेट सपोज आपने वहां पे लेट सपोज एक रबड़ ले रखा है ना, एक रबड़ लिया है और रबड़ को ऐसे दो हुक से बांध दिया है, ऐसे इधर ऐसे, ठीक है, ये बीच में रबड़ है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा इसको ऊपर से खींच ले रहे हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो रबड़ है वो कैसे ऑसिलेट करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सही बात है कि नहीं, ऐसे ऐसे खींचा उसको तो इधर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे करेक्ट, तो ऑसिलेट, तो इट्स अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इज व्हाट, वेव। तो वेव को हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं, वेव कुछ ऐसा, दिस इज वेव, है ना, वेव कुछ ऐसा दिखेगा। अब वेव जो है वो बहुत तरीके के होते हैं बेटा, वेव इज नथिंग बट वी कैन से पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वेव। अब जो वेव है वो बहुत तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है, साउंड वेव्स होते हैं, है ना, वाटर वेव्स होते हैं, वाटर वेव्स तो कभी कभी आपने जस्ट वाटर उसमें अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो कुछ ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, है ना, तो ये क्या है, वाटर वेव्स, क्या है ये, वाटर वेव्स, क्लियर है कि नहीं, साउंड वेव्स होती है ना, तो वेव कई तरीके की होती है। अब वेव कैसे आपस में, जैसे पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दो पार्टिकल अगर आप आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉलिजन, है ना, कॉलिजन से आप पार्टिकल नेचर शो करते हो। वेव नेचर कैसे शो करोगे आप वेव नेचर शो करते हो इंटरफेरेंस, किसे शो करते हो बेटा, इंटरफेरेंस, है ना, वेव नेचर कैसे शो करोगे, दिस इज व्हाट, पार्टिकल नेचर, मतलब कॉलिजन से आप पार्टिकल नेचर शो कर सकते हो, वेव नेचर किसे शो करते हो, इंटरफेरेंस से। अब इंटरफेरेंस होता क्या है, देखिए, लेट्स सपोज ये दो वेव है, एक ये वाली वेव है और एक ये वाला वेव है, ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सो दिस इंटरेक्शन इज व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, और एक बहुत बड़ा वेव मिलेगा आप लोगों को। मतलब क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये इसका इसके ऊपर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, सही बात है कि नहीं, आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका डेप्थ और इसका डेप्थ आपस में मिलकर एक बड़ा डेप्थ क्रिएट कर रहा है, और इसका पीक और इसका पीक मिलकर आपस में बड़ी पीक क्रिएट कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। ऐसे ही अगर दो वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती है, लेट्स सपोज एक वेव ये हो गया और दूसरा वेव हमारे पास कुछ ऐसा वाला है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, कैंसिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही बात है कि नहीं। तो वेव ऐसे इंटरेक्ट कर सकती है, वेव को इंटरेक्ट करने के दो तरीके, कंस्ट्रक्टिव भी कर सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी कर सकती है ना। और पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करता है आपस में, कोलिजन के थ्रू, सही बात है कि नहीं। तो अब देखिए वेव के बारे में हमें अब डिटेल में पढ़ना है, वेव के बारे में। तो वेव, जैसे कि मैंने बोला, वेव इज नथिंग बट वी कैन से पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन किसी भी स्टैटिक में अगर आप पीरियोडिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो वो क्या देता है आपको, वेव देता है। मैकेनिकल वेव भी होती है, साउंड वेव भी होती है ना, मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, और साउंड वेव हो गई, लाइट वाटर वेव्स हो गई, दीज आर वेव्स ओनली, डिस्टर्बेंस, दैट्स इट, है ना, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। अब देखो इधर, वेव के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द वेव, जैसे कि क्या क्या होते हैं, पहला देखिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। फर्स्ट व्हाट वी हैव इज वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ, wavelength is nothing but we can say a distance between two nearest peaks or two nearest depth, that's it। या हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ्स, है ना। कैसे, देखिए इधर, जैसे ये आपका वेव है, मैंने यहाँ पे एक वेव ड्रॉ किया, है ना बेटा, ये वेव है, ये एक वेव है। अब इसमें देखिए, ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज व्हाट, इसको पीक भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, और जो नीचे वाला है जिसको डेप्थ हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है, क्लियर है। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पीक बोल लो, आप डेप्थ बोल लो, क्रेस्ट बोल लो, ट्रफ बोल लो ना। तो व्हाट इज वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज नथिंग बट वी कैन से, अगर ये एक वेव है, लेट्स सपोज ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ्स आर व्हाट, वेवलेंथ। मतलब अगर आप ये, लेट्स सपोज ये यहाँ पे क्या है, इसका क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है ना।
या तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसके टू नियरेस्ट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट, लैम्डा, या फिर टू ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट, लैम्डा। तो लैम्डा इज नथिंग बट वी कैन से लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन बेसिकली दो क्रस्ट, नियरेस्ट क्रस्ट और दो नियरेस्ट ट्रफ्स के, या दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे करते हैं अपन, लैम्डा से। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा बोलते हैं। एज इट इज डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं। क्लियर है इतना। और इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट कन्वर्जन जो अपन को ध्यान में रखना है, विच इज व्हाट, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वेवलेंथ, है ना। तो चलो पढ़ लेते हैं व्हाट इज वेवलेंथ, बता दिया मैंने आपको। अब स्टेटमेंट पढ़ लो। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट ट्रफ्स, या तो ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस या क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस इज व्हाट, वेवलेंथ। इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज दी, एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जा सकता है, पिकोमीटर में मेजर किया जा सकता है, नैनोमीटर में मेजर किया जा सकता है, सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है, मीटर में मेजर किया जा सकता है, राइट। एंड वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज व्हाट, 10⁻⁹। 1 पिकोमीटर इज व्हाट, 10⁻12 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज व्हाट, 10⁻2 मीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव व्हिच इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इस सिंबल से रिप्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। क्या बोलते हैं बेटा, NU, न्यू। दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वी कैन से कि एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है। क्या बोला मैंने, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। देखो कैसे समझाते हैं, जैसे लेट सपोज यहाँ पे कोई ऐसे ऐसे वेव जा रही है, ठीक है, और मैंने ये यहाँ पे क्या मान लिया बेटा, ये मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे टाइम है t बराबर 0 सेकेंड्स पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ टाइम बाद लेट सपोज मैंने t बराबर 4 सेकेंड्स मैंने बोला, तो t बराबर 4 सेकेंड्स पे लेट से जो हम लोग का, वेट इसको थोड़ा कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ से, कॉपी होगा नहीं, छोड़ो। तो सेम सिनारियो में यहाँ क्रिएट करती हूँ, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से लेट सपोज ये ऐसे आ रहा था, तो ऐसे एक वेव जा रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे वेव जा रहा है, क्लियर है। अब देखो 4 सेकंड बाद ये सिनारियो है, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। 4 सेकंड बाद हमारे पास कुछ ऐसा सिनारियो है। अब आप देखिए कितनी वेव यहाँ से पास होगी। स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव, तो कितनी वेव्स यहाँ पे हो गई हैं, एक मिनट। अब बताइए कितनी वेव्स यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाली एक कंप्लीट वेव हो गई है ना। दिस इज व्हाट λ1, दिस इज व्हाट λ2, दिस इज व्हाट λ3। 3 वेव्स कंप्लीट हुई है 4 सेकंड में, 3 वेव्स पास हुई है 4 सेकंड में, सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। 3 वेव्स जो है वो पास हुई है, इसको थोड़ा सा रब कर लेना यहाँ से। कितनी वेव्स पास हुई, 3 वेव्स, है ना। तो अगर 4 सेकंड में 3 वेव्स पास हुई है, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 3/4 वेव्स, सही बात है कि नहीं। तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट इसकी होती है पर सेकंड, हर्ट्ज बोल लो या सीपीएस बोल लो। सीपीएस इज व्हाट साइकिल पर सेकंड, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, है ना।
आओ इधर, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, दैट्स इट। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है इतना? और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है बेटा? सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज बोल लो, सेकंड बोल लो, ध्यान में रखना हर्ट्ज और पर सेकंड एक ही बात है, मतलब 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। कितना टाइम उसने लिया, एक क्या बोला है, टाइम टेकन बाय अ वेव, एक वेव ने कितना टाइम लिया टू पास थ्रू अ पॉइंट, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड, एंड दैट इज दिस नथिंग बट वी कैन से t इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं फटाफट से। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी इज व्हाट, सी वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ अ वेव। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ अ वेव। अब देखिए वेलोसिटी तो पता चल गई कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज व्हाट वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी देन वेलोसिटी और क्या बोलते हैं लैम्डा। तो वी हैव रिलेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, वेयर c इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली उसी का स्पीड देखेंगे, डिवाइड बाय वेवलेंथ, डिवाइड बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट फ्रीक्वेंसी। या फिर c इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, c इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। सही बात है कि नहीं? अब देखिए यूनिट क्या रहेगी इसकी, देख लो। और हमें पता है कि c की वैल्यू क्या होती है, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाइड 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय लैम्डा की यूनिट किसमें आती है, मीटर में आती है। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपके पास पर सेकंड, विच इज व्हाट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना, दिस फॉर्मूला इज क्रूशियल, दो फॉर्मूले ध्यान में रखने अपन को, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा, ठीक है। चले आगे, अब देखो इधर व्हाट इज वेव नंबर। सो दे सी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, पर एक मीटर में 2 मीटर में कितनी वेव्स है, दैट इज व्हाट वेव नंबर। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, कि एक मतलब एक मीटर में कितनी वेवलेंथ होंगी, दैट इज व्हाट न्यू बार, दैट इज व्हाट वेव नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेव नंबर, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा इज व्हाट वेव नंबर। अब लैम्डा की यूनिट किसमें होती है, मीटर में, तो ऑब्वियसली वेव नंबर की यूनिट किसमें होगी, मीटर सेकंड, मीटर इनवर्स में, या सेंटीमीटर इनवर्स में, या एंगस्ट्रॉम इनवर्स में, या पिकोमीटर इनवर्स में, या नैनोमीटर इनवर्स में, सिमिलर। देन आता है एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, देखिए ये आपको फिजिक्स में ज्यादा काम में आएगा। अगर मैंने आपको यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करके दिया है, एक ये वाली वेव है और एक ये वाली वेव है, तो अगर किसी वेव का जितना ज्यादा हाइट है या जितना ज्यादा डेप्थ है, दैट इज व्हाट योर एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। जैसे इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट, जितना ज्यादा पीक और जितना ज्यादा डेप्थ, दैट इज व्हाट एम्पलीट्यूड, दिस इज आल्सो व्हाट एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, पढ़ो फटाफट से। सी it is the height of crest or depth of the trough of a wave and it is denoted by a, and it is the, फिर यहाँ से पढ़ो, the amplitude of wave is the stretching string of the maximum displacement of the string from the normal position। normal position से वो कितना ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, that is what उसका amplitude of that particular wave। clear है इतना? So these are the properties of वेव्स। बेसिकली क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहला क्या पढ़ा लैम्डा, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने वेव नंबर, फिर क्या पढ़ा
टाइम पीरियड, फिर क्या पढ़ा अपन ने टाइम पीरियड के बाद एम्पलीट्यूड, है ना। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, करेक्ट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो यूनिट कन्वर्जन अपन ने देखा था दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबकी यूनिट ध्यान में रखनी है। लैम्डा इज द डिस्टेंस, तो मीटर में होगी, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में होगी, वेव नंबर किस में होगा, मीटर इनवर्स में होगा। क्लियर है कि पर मीटर या पर डिस्टेंस मतलब एक मीटर में कितनी वेव्स होती है, दैट इज व्हाट वेव नंबर। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना। अब इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉय दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट।